हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भी हम नया लेसन शुरू करने वाले हैं, दैट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर आता है ना। लेकिन इसका जो प्लेस है वो पीरियोडिक टेबल में अभी डिफाइंड नहीं है। प्लेस इज स्टिल नॉट डिफाइंड फॉर हाइड्रोजन। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि ये एल्कली मेटल जैसी प्रॉपर्टी भी दिखाता है। हालांकि इसको एल्कली मेटल के ऊपर रखते हैं, लेकिन उनसे जोड़ के नहीं रखते, उनसे थोड़ा सा गैप बना के एक बॉक्स जिसका नीचे वाले लिथियम से उसका गैप है। समझ रहे हो बात? वो जुड़े नहीं हुए हैं। बाकी के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम सबके सब जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जुड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। अब क्यों नहीं जुड़ा हुआ है? क्योंकि एल्कली मेटल जैसी कुछ कुछ प्रॉपर्टी दिखाता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टी हमारे 17 ग्रुप की दिखाता है, जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, वो है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, 17th ग्रुप, हैलोजन ग्रुप जिसे बोलते हैं, उसके जैसी प्रॉपर्टीज भी दिखाता है। ठीक है, फिर कुछ कुछ उन दोनों से बहुत अलग दिखाता है, और उनका बस टच ले रखा है इसने। यूं नहीं कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज दिखाता है, कुछ उन दोनों से ही बिल्कुल अलग दिखाता है। तो इसलिए हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग से पढ़ा जाता है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। है ना। तो भाई अलग पढ़ा जा रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी भी कुछ अलग होनी चाहिए, बिल्कुल अलग है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट एंड आल्सो लाइटेस्ट गैस इन द पीरियोडिक टेबल। ये सबसे लाइट एलिमेंट है और गैस भी सबसे लाइट है भाई। ठीक है, नॉट ओनली जस्ट एलिमेंट, क्योंकि ये गैस है तो ये गैस भी लाइट होगी। एलिमेंट लाइट है तो गैस है, गैस है तो गैस भी लाइट होगी। दो बातें पहली लाइन में है। इट द लाइटेस्ट नॉन मेटल, ये सबसे अच्छी नॉन मेटल, सबसे हल्की नॉन मेटल भी। याद रखना, नॉन मेटल है हाइड्रोजन, मेटल नहीं है। सिंपलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन। ये हम सब जानते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। फर्स्ट शेल में होता है, ऑर्बिटल 1 है, सब शेल भी 1 है। इट इज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश था, एंड इट्स कोल्ड इनफ्लेमेबल एलिमेंट। इट वाज गोल्ड। इसमें आग लगती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसीलिए इसको इनफ्लेमेबल भी बोलते हैं। नेम हाइड्रोजन वाज गिवन बाय लेवोइसर। वो पढ़ा है? हैरी पॉटर पिक्चर किसने देखी है भाई? देखी किसी ने? नहीं देखी किसी ने हैरी पॉटर? नो सर, नाम सुना है। रिगार्डियम लेवियोसा। जब किसी चीज को हवा में उड़ाना होता है तो एक जादू है, रिगार्डियम लेवियोसा। रिगार्डियम बोलता है, लिगार्डियम बोलता है, मुझे नहीं सर पता है वैनगार्डियम। ना। हाँ, जो भी है मुझे नहीं पता। कृष्णा को पता भाई, किसने सर देखी हुई है ना। सर तो हैरी ये पॉटर। वैसा, इसका वैसा का नाम है लेवियोसर। लेवियोसियर है ना। लेविएट का मतलब होता है हवा में उड़ाना। तो हैरी पॉटर में एक वर्ड यूज किया गया, जादुई दुनिया दिखाई गई है उसके अंदर, फिल्म के अंदर, तो वो हवा में उड़ाने जैसा इसका नाम है। ठीक है, तो ये नाम लेवियोसियर ने दिया था हाइड्रोजन को नाम, क्योंकि वो हवा में उड़ रहा था, और ये हाइड्रोजन भी हवा में उड़ती है ना। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ये सिर्फ याद रखने का एक वन ऑफ द मेथड है, दिस इज नथिंग, है ना। मर्जी आपकी है, आप इसको कैसे याद करेंगे कैसे नहीं करेंगे। आगे बढ़ते बेटा। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रो मतलब वाटर। जब भी हाइड्रो वर्ड आए तो इसका मतलब वाटर होता है, याद रखना। जीन, प्रोड्यूसर और जनरेटर, जिससे पानी बनता है, ये है मीनिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब पानी होता है, जेनेसिस होता है बनाना। हाइड्रोजन पानी बनाने वाली चीज। तो हाइड्रोजन से पानी बनता है विद ऑक्सीजन, तो इसीलिए इसको हाइड्रो मतलब वाटर। वैसे मैं जनरली बोलता हूँ तो जहाँ पे भी एक्वा वर्ड आए, हाइड्रो वर्ड आए, तो इसका मतलब पानी ही होता है। एक्वा, हाइड्रो, जनरेटर, प्रोड्यूसर। मीन्स अकॉर्डिंग टू लेवियोसर, द गैस विच प्रोड्यूस वाटर ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर ये पानी बनाती है, और बहुत सारी लोड ऑफ एनर्जी प्लस लोड ऑफ एनर्जी भी निकलती है इसमें से। ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो भाई, हाइड्रोजन द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही है। 70% टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स। पता है आप लोगों को ये बात? यूनिवर्स में जो सन, जितने भी स्टार हैं, वो सारे के सारे स्टार जो हैं वो हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हुए हैं, और उनमें हाइड्रोजन बर्न होकर हीलियम बना रही है ना। पता है ये चीज? यस सर। तो सन, क्योंकि सन जो है वो बहुत बड़ा होता है, हमें अर्थ बड़ी लगती है ना, अर्थ से लाखों गुना बड़ा, लाखों गुना। ऐसे अर्थ तो लाखों समा जाए हैं सन में, इतनी ज्यादा हाइड्रोजन भरी हुई है, सोचिए जरा। तो इसलिए ये मोस्ट अबंडेंट, और जितने भी सन स्टार हैं वो सारे सन जैसे हैं, सब में हाइड्रोजन है। तो मोस्ट अबंडेंट यही होता है, 70% होती है यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स, सन,
एटम अर्थ, तो ये मतलब अर्थ में सबसे कम, सन में ज्यादा होती है, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा होती है। ऑर्डर ऑफ अबंडेंस अगर आप नहीं निकालना चाहेंगे, वैसे बकवास चीज लिखी हुई है। प्लैनेट जुपिटर सैटर्न कंसिस्ट ऑफ मेनली हाइड्रोजन। देखो भाई जुपिटर और सैटर्न पर शनि, कहते कुंडली में शनि आ गया है ना, शनि पर और जुपिटर, जुपिटर क्या होता है? बृहस्पति, है ना, पता है? यस सर। ये सब ना इंडियन साइंटिस्टों के नाम दिए हुए हैं, दुनिया को पता ही नहीं था कि नौ ग्रह होते हैं, सन होता है, अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर काटती है, हम पहले से जानते हैं। ये वास्को डी गामा 1600 ईस्वी में आया था, उसके बाद में उसको पता लगा अर्थ गोल है, उसको पता लगा, नॉट टू अस, हमें पहले से पता था। अगर आप ध्यान दे दो, है ना, दिन रात कैसे बनते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आठों पहर दिनों रात, आठों पहर, 8 पहर, एक घंटे में, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, तो 8 पहर में 24 घंटे हो गए। वी नो इट वेरी वेल। मून चारों तरफ घूमता है, इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, अमावस आती है, पूर्णिमा आती है, प्रथमा द्वितीया तृतीया, ये तिथि आती है हमारे यहाँ। ये मंथ में 30 दिन होते हैं, है ना। मून चारों तरफ 28 दिन में अपना साइकिल पूरा करता है, अर्थ 365 दिन में करता है। हर 13 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है ऑल ओवर इंडिया। मकर संक्रांति पोंगल के नाम से भी जाना जाता है, इसको लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है इस त्योहार को। ये सब 13 जनवरी को मनाए जाते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि 13 जनवरी को अर्थ अपना एक्सिस चेंज करती है। ये त्योहार नहीं है, ये साइंस है, हम लोग हजारों सालों से मना रहे हैं 13 जनवरी को पोंगल, पता है क्या? लोहड़ी या मकर संक्रांति। हर साल 13 जनवरी को एक्सिस अपना चेंज करती है और हर साल हम उस त्योहार को मनाते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो अंधेरे से प्रकाश की ओर, सन की तरफ झुकना शुरू करती है, यानी प्रकाश की ओर आना शुरू करती है। अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, तो वो पहले अर्थ से दूर, जब वो सन से दूर होती है तो सर्दियां आ जाती हैं, जब वो सन की तरफ झुक जाती है तो गर्मियां आ जाती हैं। तो 13 जनवरी को सन की तरफ झुकना शुरू करती है, एकदम से नहीं झुकती, झुकना शुरू करती है। 2-3 महीने का टाइम लग जाता है उसको, इसलिए गर्मी आने में 2-3 महीने का टाइम, अप्रैल से गर्मियां आती हैं। और हम लोग अपना साल भी, यानी ये सब चीजें किसने दी? इंडियंस ने। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, किसी को नहीं पता था। सोच के देखना, अंग्रेज कितने भी बड़े साइंटिस्ट आप लोग सोचते होंगे, लेकिन 7 दिन इंडियंस नहीं दिए थे। एक घंटे में 24 और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये भी हमने दिए। डेज के नाम भी हमने दिए उनको, प्लेनेट के नाम भी हमने दिए उनको। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में हमेशा रहता है, ये हमने दिया। 27 नक्षत्र होते हैं, किसके? मून के। 27 टेरेस्ट्रियल बॉडीज, कौन सी बॉडी बोलते हैं उसको? एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी 27 मून के चारों तरफ घूम रही हैं। ये आज साइंटिस्ट को पता लगा, और हम हजारों सालों से कह रहे हैं कि मून के 27 नक्षत्र हैं। कमाल की बात है ना? सोच के देखना जरा, हमारी साइंस बहुत डेवलप थी, लेकिन हमने सत्यानाश मार दिया अनपढ़ता की वजह से। कुछ गुलाम रहे हम, कुछ अनपढ़ता रही, कुछ इन्वेडर्स रहे, बहुत सारे रीजंस रहे, है ना। तो भाई जुपिटर और सैटर्न जो है ये नाम हमारे दिए हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन होती है इसके अंदर। Similarly, about the half of the mass of the sun and some other stars is made up of hydrogen. सारे स्टार्स हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। सन एटमॉस्फेयर में, यूनिवर्स में इट इज फाउंड इन द एटॉमिक फॉर्म, व्हाइल इन द अर्थ जनरली फाउंड इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। सन के अंदर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में, दे अंडरगो फ्यूजन, फ्यूजन में जा रही है, हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, न्यूक्लियस। दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक, लॉट ऑफ एनर्जी, इसी वजह से सन जो बर्न हो रहा है। इट इज द नाइन्थ एलिमेंट ऑन अर्थ, ऑर्डर ऑफ अबंडेंस, मतलब अमाउंट कितना मिलता है? 9वां सबसे ज्यादा एलिमेंट है अर्थ पर। हम कहेंगे 9वां कैसे? पानी में हाइड्रोजन तो भरा पड़ा है, H2O। समुद्र का 70% हिस्सा अर्थ का समुद्र ऑक्यूपाई करता है, 70%। ऑब्वियस है, तो उसमें सारी हाइड्रोजन तो भरी पड़ी है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। सर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अर्थ इतना फोर्स नहीं रखती है कि वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को अपने मतलब अपने उसमें एनवायरनमेंट में रख सके। व्हाई इट इज नॉट फाउंड ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर इन द एटॉमिक फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म में ये अर्थ पर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं है कि वो एटॉमिक फोर्स में अर्थ के अंदर मिल सके। Why it is not found in the atmosphere in the atomic form? Hydrogen is the most reactive element in the atomic form but less reactive in the molecular में बहुत कम है, because very high bond dissociation energy होती है 1s overlapping की वजह से। तो बकवास चीज़ है। पोजीशन हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि पोजीशन इसकी है, ना हम इसको एल्कली मेटल में रख सकते हैं ना ही दूसरे किसी में, लेकिन फिर भी इसको कहीं तो रखना था, तो हमने एल्कली मेटल के ऊपर रख दिया।
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बट स्टिल कुड नॉट असाइन द प्रॉपर पोजीशन आइदर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी में इसकी सही जगह नहीं है। फॉलोइंग रीजन है। पहला, इट मे केप्ट फर्स्ट 1A 17 या फिर 8A ग्रुप ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो देखो भाई, ये एल्कली मेटल से रिजेंबल करता है, रिजेंबलेंस विद एल्कली मेटल। ये फर्स्ट ग्रुप या फिर ये मेंडलीव का फर्स्ट ए ग्रुप, एक ही बात है, याद रखना। हमारा फर्स्ट है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव का 1A है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, तो इसको यहाँ रखना चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी, एक्सेप्ट नहीं। लाइक एल्कली मेटल, हाइड्रोजन हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, और कैटायन बनाता है। तो ये रीजन है, तो इसको एल्कली में रखना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, हाइड्रोजन भी छोड़ सकता है, ये एग्जांपल दे रखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट तीसरा, जनरली हाइड्रोजन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है, HCl है, NaCl में जैसे ये रहता है। एल्कली मेटल हाइड्रोजन आल्सो एग्जिबिट कैन एग्जिबिट ऑक्सीडेशन नंबर +1 इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड। मोस्ट में ये -1 भी दिखाती है, याद रख लेना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, रिएक्शन विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करती है भाई, बिल्कुल, और मेटल सारी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करती है ना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, H2O बनाती है, सल्फर के साथ H2S बनाती है, जैसे सोडियम भी बनाता है और पोटेशियम भी बनाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये इनके सिमिलर हो गई। विद हैलोजन, HX दे रही है, वो भी हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं। लिबरेशन एट कैथोड, कैथोड पर लिबरेट होना। हाइड्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं, पानी को जब आप तोड़ोगे तो कैथोड के ऊपर क्या होगा? लिबरेटेड एट कैथोड, कैथोड के ऊपर मेटल्स लिबरेट होती हैं, जैसे कि सोडियम। NaCl को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, NaCl के अंदर अगर हम क्या करें, उसको मोल्टन स्टेट में या पानी में डिसोल्व करके, पानी में डिसोल्व करेंगे या मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हो तो सोडियम जो है वो कैथोड पर मिलेगा, क्लोरीन जो है वो एनोड के ऊपर मिलेगी, ठीक है। अब सेम अगर HCl के केस में कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर मिलता है और क्लोरीन जो है वो एनोड पर मिलती है। इसका मतलब ये एल्कली मेटल वाले सारी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। ये बात समझ में आई भाई सबको? यस सर। मेटल्स जो है वो कैथोड को पसंद करती हैं, वो कैथोड पर रहना चाहती हैं, याद रख लेना, मेटल्स कैथोड पर आती हैं, ये चीज आपको याद करनी है। तो देखिए, एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन आल्सो गेट लिबरेटेड एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होता है? रिडक्शन करता है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है, दूसरे की, खुद रिड्यूस हो रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, तो यानी जिसको इलेक्ट्रॉन देंगी, देखो ये पानी बन गया, पहले ये 0 था, अब क्या हो गया? 0 ऑक्सीजन स्टेट, अब हो गया +1, ऑक्सीजन है -2, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जो डोनेट करेगा वो तो ऑक्सीडेशन करेगा, ये कर रही है ऑक्सीडेशन, तो कॉपर क्या करा दिया? रिडक्शन। कॉपर यहाँ पे क्या था? +2 में था कॉपर, यस, यहाँ पर 0 हो गया, तो कॉपर हो गया रिड्यूस, तो हाइड्रोजन ने उसको रिड्यूस कर दिया। लाइक एल्कली मेटल, एल्कली मेटल भी रिडक्शन करवाती है, हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी रिडक्शन करवाता है दूसरे, खुद ऑक्सीडेशन करेगा भाई। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, रिजेम्बलेंस विद हैलोजन। हैलोजन के साथ रिजेम्बलेंस, याद रखना, अभी तक तो एल्कली मेटल सारी प्रॉपर्टियां देख के हमें लगा है तो एल्कली मेटल सही है, पोजीशन भी सही है, सब कुछ सही है, तो यही होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ नहीं होता। तो रिजेम्बलेंस विद हैलोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s में 1 है ना, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो छोड़ सकता है, और जो p ब्लॉक वालों की होती है NS2 NP5, उसमें p में 5 होते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जरा देखिए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें इसमें से, ठीक है, हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, क्लोरीन में क्या होता है? नियोन से एक इलेक्ट्रॉन कम है, आर्गन में क्या होता है? क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, सॉरी, क्लोरीन में आर्गन से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो इस तरह से अगर रिजेम्बलेंस करेंगे, उल्टा रिजेम्बलेंस कर रखा है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी बजाय इनको सीधा ये दिखाना चाहिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बजाय गेन कर सकता है। ये वाला रिजेम्बलेंस कोई अच्छा नहीं है, फिर भी आप याद करना चाहें पॉइंट के लिए तो याद कर सकते हैं, है ना। हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन कम है, नियोन से एक इलेक्ट्रॉन कम है, आर्गन से एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, बट दिस इज नॉट द गुड रीजन। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ये अच्छा है।
जितने भी हेलोजन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और हाइड्राइड बनाता है। दिस इज हाइड्राइड, ये हाइड्राइड है। H नेगेटिव हाइड्राइड होता है। H पॉजिटिव क्या होता है भाई? इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, पता है? Yes, sir. Yes, sir. H पॉजिटिव सिंगल प्रोटॉन होता है, लेकिन H नेगेटिव हाइड्राइड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्राइड भी H पॉजिटिव भी बना सकता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था H पॉजिटिव बनाता है, बिल्कुल बनाता है। H नेगेटिव भी बनाता है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं H नेगेटिव भी बनाता है। तो क्या करें, किधर रखें, इधर के उधर? Why both act as electron, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरह काम कर रहे हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल तो सकता है बाहर H पॉजिटिव आयन, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर टू हेलोजन, ये हेलोजन के जैसा सा है, मतलब इतना आसानी से नहीं निकालता है इलेक्ट्रॉन। तो मेटल से रिजेम्बलेंस नहीं है। हेलोजन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल होता है, इनको देना आसान है। हाइड्रोजन में से भी मुश्किल होता है और वो हेलोजन के जैसा सा ही है, हालांकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज्यादा चाहता है एज कंपेयर टू एक्सेप्ट करने के। तो आप कह सकते हैं उसमें मेटालिक प्रॉपर्टी, एल्कली मेटल की प्रॉपर्टी ज्यादा है एज कंपेयर टू हेलोजन के। समझ में आ गया? वो ज्यादा है, बट एटलीस्ट वो दोनों से अलग भी दिखाता है, ये एक प्रॉब्लम है, वरना हम उसको हेलोजन के साथ ही डाल देते। ऑक्सीडेशन नंबर देखो भाई, यहाँ पर H नेगेटिव है, जैसे NaCl, यानी कि मेटल के साथ में जैसे हेलोजन रिएक्शन करते हैं और NaCl जैसा बनाते हैं, वैसे मेटल के साथ हाइड्रोजन भी रिएक्ट करता है और H नेगेटिव Na पॉजिटिव भी बनाता है। सिंपल, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। हाइड्राइड जिसको बोलते हैं मेटल हाइड्राइड, मेटल के साथ H नेगेटिव आयन आ जाए, मेटल हाइड्राइड, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा हाइड्रोजन का। -1, हाइड्रोजन हमेशा +1 नहीं होता, याद रखें, हमने इसको डिस्कस किया था उसमें रिडॉक्स वाले। नेक्स्ट देखिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, वैसे H2 भी होता है। पर क्या कभी आपने सुना है Na2 या पोटेशियम 2? सुना? No, sir. तो इसका मतलब फिर तो यहाँ से तो पक्का हो जाता है कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन तो हेलोजन है। बट अभी हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन तो पहले ऊपर वाले केस में तो हमें मेटल जैसा नजर आ रहा था। तो समझ में आ रहा होगा कि दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं हाइड्रोजन में भाई। लिबरेशन एट एनोड, अभी हमने कहा था कि ये लिबरेट होता है एट कैथोड, ये देखो लिबरेटेड एट कैथोड, और यहाँ नीचे एनोड पे भी कर देगा, ये दोनों जगह हो सकता है। यस, इट कैन बी liberation at anode. Whenever alkali metal halides, मेटल के साथ हेलोइड्स एंड हाइड्राइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस, जब मेटल के हाइड्राइड इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो भाई मेटल तो कैथोड पर ही जाएगी, तो फिर हाइड्राइड हाइड्रोजन को ही एनोड पर जाएगा। बोथ हेलोजन और हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड एनोड। समझ में आ गया? अगर ये मेटल के साथ नहीं है हाइड्रोजन तो पक्के तौर पर कैथोड पर जाएगा, मेटल के जैसा बिहेव दिखाएगा। अगर ये मेटल के साथ है तो कैथोड पर नहीं जाने वाला, मेटल का जैसा बिहेव नहीं दिखाने वाला। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, फिर ये नॉन मेटल जैसा बिहेव दिखाता है। तो यहाँ देखो भी इन्होंने दिखा रखा है NaCl एनोड के ऊपर क्लोरीन लिबरेट हो रही है, क्लोरीन एट एनोड, और हाइड्रोजन भी एनोड पर, जो कि पहले वाले केस में कैथोड पर था। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है, जैसे NaCl बनता है, ये भी सेम है। आगे, दिस रिएक्शन शो ऑक्सीडेशन कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन कर रहा है, समझ रहे हो? पहले रिड्यूस कर रहा था, अब ऑक्सीडाइज कर रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उससे। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है CH4। वैसे तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में स्लाइटली पोलर नेचर माना जाता है, याद रखना क्या कह रहा हूँ, स्लाइटली पोलर, लेकिन हम इसको लगभग क्या मानते हैं, न्यूट्रल, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता इसमें, नॉन पोलर, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, प्योरली कोवेलेंट मानते हैं इसको। CH4 कार्बन के साथ प्योरली कोवेलेंट दिखाता है। NH3, वैसे तो अमोनिया में आपने देखा है कि नाइट्रोजन पर स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव दिखाते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है, बट फिर भी पोलर बॉन्ड होते हुए भी हम इस बॉन्ड को कोवेलेंट ही मानते हैं। पानी भी पोलर बॉन्ड है लेकिन कोवेलेंट है, ये समझ में आ रहा है भाई? ये सारे पोलर बॉन्ड है बट कोवेलेंट है। क्लियर है? तो हम सिर्फ हाइड्रोजन वालों को बात करेंगे, नीचे वाले CCl4, NCl4 और Cl2O इस तरह का नहीं। कंक्लूजन, द पीरियोडिक टेबल,
द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इज स्टिल कंट्रोवर्सी, इसकी पोजीशन अभी भी कंट्रोवर्शियल है। एंड नो प्रॉपर पोजीशन इज असाइन्ड टू हाइड्रोजन द पीरियोडिक टेबल, व्हाई इट इज कॉल्ड नोटोरियस और रोग एलिमेंट, दैट इज व्हाई इसको नोटोरियस और रोग एलिमेंट भी बोलते हैं। अभी नोटोरियस का मतलब क्या होता है भाई, पता है किसी को? जो किसी गर्द ना हो ना उसको नोटोरियस बोलते हैं, शरारती टाइप का बच्चा, है ना। और रोग क्या होता है? रफ एंड टफ, किसी तरफ नहीं है वो, अपना अलग ही रहता है। क्लियर है? Yes, sir. है ना। तो ये कुछ वैसा होता है। अब आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन भाई, ये भी एक, अब देखो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा पता है? सिर्फ थ्योरेटी के लिए रीड करो, एक बार लिख लो, याद हो जाएगा। आधे घंटे में आप ये सारा रीड करके याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 1 घंटा पीछे वाले लेसन जो मैंने बताए उन सबके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उन सबको बारी बारी से करना शुरू करो बेटा, तभी आपका कुछ बात बनेगा। तो देखिए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। 3 आइसोटोप्स होते हैं अभी हाइड्रोजन के। पहला है प्रोटियम बोलते हैं जिसे, प्रोटॉन, ऑर्डिनरी साधारण हाइड्रोजन, जिसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक होते हैं और वो H2 बनाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा होता है वो हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो एक एक होगा लेकिन न्यूट्रॉन एक बढ़ जाएगा, एक न्यूट्रॉन भी आ जाता है, उसे बोलते हैं ड्यूटेरियम, हैवी हाइड्रोजन। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यानी एक न्यूट्रॉन ज्यादा आ जाएगा इसमें। प्रोटॉन अगर एक और हो गया, 2 प्रोटॉन हो गए तो हीलियम बन जाएगा, वो हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो हम प्रोटॉन कभी नहीं बढ़ाते हैं, याद रख लेना, हम हमेशा न्यूट्रॉन बढ़ाएंगे। अगर प्रोटॉन बढ़ गया या कम हो गया तो एटम ही बदल जाएगा। तो अगर किसी चीज को हैवी करना है तो न्यूट्रॉन बढ़ाइए, उसमें सिर्फ मास होता है ना। तो भाई यहाँ पर अब हमने क्या किया, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बढ़ा दिया जिससे ये हैवी हो गया, डी, ड्यूटेरियम बोलते हैं। ट्रीटियम, ट्रीटियम में 2 प्रोटॉन बढ़ा दिए, इसका सिंबल टी होता है, ऊपर 3 है मतलब 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं, 2 न्यूट्रॉन बढ़ गए। तो देखिए भाई प्रॉपर्टीज हैं प्रोटियम और ड्यूटेरियम। नॉर्मल वाले हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है, एग्जैक्ट एटॉमिक मास 1.008123, जरूरत नहीं है, सिंबल ये होता है। इसका सिंबल ड्यूटेरियम या फिर ऊपर दिखाते हैं, ये भी सिंबल लगा सकते हो, इसका सिंबल ट्रीटियम ऐसा भी दिखा सकते हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2, D2 और T2 होता है। ये एग्जिस्ट नहीं करता T2, याद रखना, इसका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं आएगा। समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. रेडियो एक्टिव होता है T2, तो इस वजह से ट्रीटियम, इस वजह से इसकी कोई रिएक्शन नहीं आएगी, लेकिन इसकी रिएक्शनें बहुत आती हैं ड्यूटेरियम में, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन तो सब में एक ही होगा ना, प्रोटॉन तो सब में एक होगा, अगर 2 हो गए तो हीलियम बन जाएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एक होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसमें 0 होते हैं, इसमें 1 होता है, इसमें 2 होते हैं, ये भी पता है आपको, है ना। ये न्यूट्रॉन्स का नंबर है और ये प्रोटॉन्स का नंबर है। मैं ये लाइन थोड़ा आपको बेटर शो कर देता हूँ, है ना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ये रहा, सीधा सीधा सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन भी एक होगा और इलेक्ट्रॉन भी एक होगा। याद रखना बस, न्यूक्लियस के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो जाएंगे। आगे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 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 वो तो बराबर ही रहेगी। रिलेटिव अबंडेंस 99.99984 जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन होती है, नॉर्मल वाली, ऑर्डिनरी वाली। और ड्यूटेरियम कितना होगा? 0.016। तो हो गया 100%, बिल्कुल हो गया, लगभग 100%। फिर ट्रीटियम तो होता ही नहीं, होता है बहुत रेयरली, 10⁻⁻15, 0.15 लगा दो इसके आगे, फिर 1 लगेगा। इतना परसेंट, अरबों खरबों गुना कम होता है, ठीक है। अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव होता है, ये मैंने आपको अभी बताया। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो डाटा जस्ट देखना है। मेल्टिंग पॉइंट देखिए भाई, हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट 256 और 59 डिग्री सेल्सियस, माइनस में है 259, इम्पॉसिबल सा है। ये कितना है? 254। अब ये बात कमाल की है, हैवी हो गया तो क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ कि ज्यादा हुआ? बताओ।
ज्यादा हुआ। बढ़ गया। माइनस में जो कम होता है वो एक्चुअल में बढ़ जाता है ना, बड़ी वैल्यू होती है। और हैवी हुआ तो और बढ़ गया, है ना। तो कितना फर्क, पहले देखो 5 कम हो गया, 9 4 रह गया यहाँ पे, 59 से 54, और फिर 2 कम हो गया अप्रोक्सीमेट। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अब मेल्टिंग पॉइंट इतना है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे 252 पर, तो हाइड्रोजन जो है वो बॉइल ही हो जाता है ना। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में देखो कितना सा फर्क है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस बहुत कम है ना। कितना, 7 डिग्री, सिर्फ 7 डिग्री पर लिक्विड से सीधा बॉइल हो जाएगा, मेल्ट होके सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से सीधा बॉइल। और इसका, अब इनका भी फर्क आएगा भाई, ये 7 से और ज़्यादा बढ़ गया, ये और ज़्यादा, कम मतलब ज़्यादा हो रहा है, याद रखना। हैवी होता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बॉन्ड लेंथ देखो भी 74 74 74, बॉन्ड लेंथ में इनके कोई फर्क नहीं है, याद रख लेना, ठीक है, ऑल आर सेम। इसको स्टडी करना है अच्छे से, बस देखना है, कुछ चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। बॉन्ड एनर्जी देखिए 436, तो भाई जो चीज़ हैवी हो जाती है उसका बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा जोर लगता है, तो 436 जो हैवी हो गया उसका 443 बढ़ गया, और बढ़ गया 446। ठीक है, क्लियर है ये सबको, यस सर। Yes, sir. याद नहीं करना है, एक बार गो थ्रू होना है। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वेपराइजेशन मिनिमम होती है, फिर ये कुछ ऐसा दिखाया, फिर मैक्सिमम होती है, सीधी बात, ये बीच वाला सीधा ही दिखा दो यार, है ना। हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, इसकी मिनिमम है उसकी मैक्सिमम है, तो मतलब ये वाला ऑर्डर याद कर लो। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोजन की कम, ड्यूटेरियम की ज़्यादा, ट्रिटियम की सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोप, हम यही बोल रहे थे, आइसोटोप जो हैवी होता है उसी को, ये आइसोटोप ही तो है तीनों हाइड्रोजन के। द इफेक्ट विच कैन चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब है जो फिजिकल और केमिकल चेंजिंग, केमिकल्स रिएक्शंस में चेंज कर दे। अगर किसी चीज़ को हैवी कर देते हैं तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, याद रख लेना, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ा दिए, प्रोटॉन उतने ही हैं, वरना एलिमेंट बदल जाएगी। इट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन मास, ये मास डिफरेंस होता है इसीलिए ये होता है आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट मैक्सिमम चेंजेस occur in physical properties like melting point, boiling point and bond energy। ये सब हम देख चुके हैं। चेंजेस किस में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में, मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में देखा था ना अभी हमने, हैवी होने पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। while minimum changes occur in chemical property like state of chemical reaction, chemical reactions में minimum changes आते हैं। important, यहाँ इन्होंने अपना important लगा रखा है, देखो भी अब जरा ध्यान से। Isotopic is found only in hydrogen isotope because there are large difference in mass। हाइड्रोजन में ही सिर्फ दिखाई देता है आइसोटोपिक इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इसमें मास में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मान लो आपके पास सोडियम है, प्रोटॉन कितने हैं, 11, न्यूट्रॉन जितने भी हैं, लेकिन अगर मैं एक न्यूट्रॉन और बढ़ा दूं तो क्या होगा, मास में 11वें हिस्से में फर्क पड़ेगा ना। समझ में आई बात। हाइड्रोजन का है 1 मास, ड्यूटेरियम का मास हो गया डबल, ट्रिटियम का मास हो गया ट्रिपल, तो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। ये बात समझ में आई भाई। Yes, sir. यानी कम चीज है, आपके पास 1 रुपया, मैंने आपको 1 और दे दिया, पैसे डबल हो गए। आपके पास 100 रुपए हैं, मैंने आपको 1 और दे दिया, क्या डबल हो गए पैसे, 1 रुपए से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, No, sir. है ना। तो जो बड़े मास हैं उनमें एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे मासेस में काफी बड़ा फर्क पड़ जाता है, दैट इज व्हाई। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा, ये 2 टाइम्स और 3 टाइम, ये कुछ ऐसा ही दिखा रखा है इन्होंने। वाइल इन द अदर आइसोटोप, जैसे नाइट्रोजन के आइसोटोप में 14 एंड 15 ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ मास इज इंक्रीज, थोड़ा सा मास तो बढ़ता है। हियर आल्सो ओनली फ्रैक्शन ऑफ मास। कार्बन में देखिए 14, 13, 12, कार्बन 12 नॉर्मल होता है हमारा, जो हमारी बॉडी में भरा पड़ा होता है। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन मास जो है 2 या 3 गुना हो जाता है। तो एक कॉमन सी सेंस है, हमें पता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। आइसोटोपिक, तो इन्होंने इंपॉर्टेंट जरूर दे रखा है, तो आइसोटोपिक सिर्फ हाइड्रोजन में होता है, याद रखना। आइसोटोपिक फाउंड इन ओनली हाइड्रोजन, क्वेश्चन दिया है, आंसर भी दिया है। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फास्ट एंड वाई। CH4 को क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, CD4 को CD4 को Cl2 से करवा रहे हैं, दोनों सेम रिएक्शन हैं, याद कर लीजिए, काम आएंगी। कौन सी फास्ट होगी, हैवी वाली या लाइट वाली। देखिए CH4 वाली जल्दी होगी, क्यों,
बॉन्ड एनर्जी इसकी कम है, हैवी वाले की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। पहले तो CH4 का बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद में बनेगा ना। यस Yes, sir. तो ये इस वजह से डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की अलग अलग फॉर्म्स। अब भाई ये जो ना हाइड्रोजन की अलग अलग फॉर्म्स, प्रोटॉन, हाइड्राइड और एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब एटॉमिक हाइड्रोजन ये तीन तरह से इन्होंने दिखा रखा है ना, बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या वो हम बाद में बात करेंगे। बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, प्रोटॉन है +1 ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्राइड है -1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्राइड में H में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें एक ही होगा, ये 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका तो 0 है, एटॉमिक हाइड्रोजन। ये तो बकवास चीज़ है, इसमें कुछ भी खास नहीं। फॉर्मेशन कैसे होती है, हाइड्रोजन से H पॉजिटिव आयन निकाल लो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन और डाल के ये 2 हाइड्रोजन को जोड़ के H2 बना सकते हैं, 2H बन सकता है। पता नहीं कैसे कैसे उल्टी सीधी रिएक्शन मेरे को, कुछ फायदा नहीं है इसमें, याद रख लेना। नोट इन एक्वस स्टेट प्रोटॉन एग्जिस्ट एज H2ON, ये H के साथ जुड़ जाते हैं, H3O पॉजिटिव बनाता है प्रोटॉन। तो जो N लग रहा है इसका मतलब ये पानी के साथ जुड़ जाता है, ये जरूर याद रख लेना, ठीक है। इन एक्वस स्टेट H पॉजिटिव आयन, इस पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। इस रिएक्शन को अगर मैं मार्क नहीं कर रहा, बिना याद किए भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको भी रब कर रहा हूँ, बकवास चीज़ें हम नहीं लर्न करेंगे। ये अब इसका मतलब देखिए क्या है, यानी कि अगर मेरे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं और एक H पॉजिटिव आयन, क्या लिखूंगा मैं, 5, टोटल कितने हो गए, 4 और 1 5, H5, ऑक्सीजन वही है, H5O पॉजिटिव बन जाएगा। ये समझ में आ गया? ये 3 मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा कर सकता है, 3 दूना 6 और 1 7, H7 और ऑक्सीजन यहाँ 2 आने थे पहले वाले केस में, और 3 H7O3 पॉजिटिव, H9O4 पॉजिटिव। इस तरह से ये काफी सारे स्पीशीज बनाता है वाटर। समझ में आया भाई? Yes, sir. तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, बस H से मल्टीप्लाई करके फिर H को जोड़ दो। Where n is ए लार्ज नंबर, n बहुत बड़ा नंबर है, n की वैल्यू 1 2 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। इन द एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयन कैन एग्जिस्ट एज, बताओ भाई, H2 की फॉर्म में कर सकता है, कर सकता है, N की फॉर्म में कर सकता है, कर सकता है, ऑल की फॉर्म में, H3O पॉजिटिव यही है, वाटर और बाहर एक H है, H पॉजिटिव के साथ जोड़ दोगे तो H3 हो गया, पॉजिटिव आयन बन गया, ऑक्सीजन। क्लियर है? तो ऑल सारे के सारे बनेंगे। हाँ भाई, Yes, sir. बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, सिंपल एटॉमिक, नेसेंट एंड ओकोफ्लडेड या एडजॉर्ब्ड। अब ये जो है ना, ये काम का है और ये बहुत काम का है, ठीक है, ये वाला बहुत काम का है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता होता है, याद रख लेना। ये ऊपर वाला ये किसी काम का नहीं है, बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, बस इसमें ये पानी वाला याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। तो बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी, ये भी हेडिंग याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हाइड्रोजन के टाइप्स अगर आपसे कोई पूछता है तो सीधा बोलिए एटॉमिक हाइड्रोजन। अब एटॉमिक हाइड्रोजन कितने टाइप का हो सकता है रिएक्टिविटी के बेस पर? सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन एक सिंपल होता है, सिंपल बोले तो यहाँ पर देखिए इन्होंने दे भी रखा, बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, इट इज फाउंड बाय सिंपल डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को तोड़ दीजिए, आपके पास में जो हाइड्रोजन आएगा उसको सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर है बेटा? Yes. नेक्स्ट है नेसेंट। नेसेंट का मतलब क्या होता है? अकेला हाइड्रोजन का एटम। दोनों में क्या फर्क है भाई? घंटा फर्क है। देखो H2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम बन गए, ये तो कह रहा है डिसोसिएशन से बने, इसको मैंने तोड़ दिया, ये बन गया, ये तो हो गया सिंपल। अब देखो नेसेंट का मतलब पता क्या होता है? अकेला हाइड्रोजन का एटम। तो ये भी तो अकेले है ना, 2 अलग अलग है। मैं इनको भी तो ऐसे लिख सकता था H+H, जिनके पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन है और कुछ नहीं है, ये काफी रिएक्टिव होते हैं। और नेसेंट वाले को जनरली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। इनको भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये रिएक्टिव स्पीसीज है, इसलिए इनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्योंकि ये खुले नहीं मिलते हैं आमतौर पर, एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते ये, तो इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। नेसेंट का मतलब होता है अकेला, सीधी बात, इंग्लिश का वर्ड है अकेला। तो फिर पहले वाले भी तो अकेले हैं, ये भी तो अकेला है,
तो इसको नेसेंट क्यों बोल रहे हैं, उनको सिंपल क्यों बोल रहे हैं, ये बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. है ना? तो भाई देखो, अब हम इसके बारे में जरा रीड करेंगे कि भाई अकेला वो क्यों और ये क्यों, और तीसरे वाला फिर एडजॉर्ब्ड, एको फ्लडेड या एडजॉर्ब्ड, वो वाला तीसरा हाइड्रोजन होता है। तो देखिए जरा, बड़ी जबरदस्त वाली कहानी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे तो हाइड्रोजन जो है वो सिंपल हाइड्रोजन के एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल हाइड्रोजन। फेवरेबल कंडीशन, कंडीशन, ये कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन आर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। यस, क्लियर है? Yes, sir. ये सिंपल वाला है। अब नेसेंट वाला देखो, मैंने बोला नेसेंट वाला भी तो हाइड्रोजन ही होता है, बिल्कुल ये लोग दिखाएंगे गधे, वही का वही, ये देखो वही है कि नहीं है, Yes, sir. है ना? तो ये सब दिखाएंगे वही, लेकिन फिर भी इसमें डिफरेंस है, और ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, याद रखना। हाइड्रोजन एट द मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। जब ये पैदा होता है ना, एट द मोमेंट ऑफ इट्स बर्थ इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या ऊपर से गिरा था, यहाँ भी तो पैदा ही हो रहा था। यस, Yes, sir. समझ में आया? मीन्स which forms at the instant is known as nascent, जो अचानक से बन जाए, यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन और सिंपल हाइड्रोजन में एक ही डिफरेंस है, और वो है इसकी प्रेपरेशन में। जब हम बनाते हैं ना, जब हम हाइड्रोजन को बनाते हैं तो नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब बनता है और उसको उसी टाइम यूज कर लिया जाए, ये मैं आपको रीजन एग्जांपल दूंगा अभी, ठीक है, तब वो नेसेंट होता है। और सिंपल वाला हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के ऊपर जब इसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो अब ये अचानक से थोड़ा बनेगा, गर्म कर रहे हैं और गर्म पहुंचने के बाद में फिर इसका बॉन्ड टूटेगा, है ना? तो ये अचानक से नहीं बना। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं नेसेंट हाइड्रोजन के केस में, अपने हाइड्रोजन वेल्डिंग नाम से कुछ सुना होगा कि हाइड्रोजन नाम की वेल्डिंग होती है। हाइड्रोजन के एटम्स आते हैं और दो चीजों को जोड़ देते हैं, इतनी हाई एनर्जी वो लिबरेट करते हैं। हाइड्रोजन आर्क होती है उनके पास, एक तार है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, पीछे से उसके गैस आ रही है और वो गैस बर्न हो रही है, और बर्न होने पर अचानक से नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट कर रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। उस टाइम पर वो जो नेसेंट हाइड्रोजन है उसको हम नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं, और सिंगल हाइड्रोजन, यानी कि बनाने की प्रोसेस में नेसेंट बनती है, बनाने की प्रोसेस में ही सिंपल बनती है। दोनों में यही फर्क है सर, ठीक है? क्लियर है? समझ में आया सबको? बनाने प्रोसेस में फर्क है ना, चीज सेम बनेगी। इट इज फाउंड ओनली बाय सम स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। अब ये इसने साफ कर दिया, कुछ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस में जब ये बनती है ना तभी हम उसको नेसेंट बोलते हैं। जैसे एसिड और मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, जिंक प्लस H2SO4 अगर बनते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं तो नेसेंट हाइड्रोजन कुछ टाइम के लिए बनता है। क्लियर है? Yes, sir. इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। बेस प्लस एलिमेंट NaOH का एलिमेंट है रोड लाइक में, प्लस बेरिलियम भी हो, ठीक है, तब भी नेसेंट हाइड्रोजन निकलती है। समझ में आ गया भाई? तीसरा अल्कोहल प्लस एल्कली मेटल, सबसे आसान वाला काम है। अल्कोहल प्लस एल्कली मेटल ऑर्गेनिक में करेंगे हम बहुत ज्यादा। सोडियम को एथेनॉल, वाइन, शराब पीने वाले अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, जो किसी के साथ में भी भिड़ जाता है। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. रिडक्शन प्रोसेस में यूज होता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, याद रख लेना, क्योंकि रिएक्शन याद रखोगे तो ठीक है। बीच वाली रिएक्शन को मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया, वो कहीं काम नहीं आती, कहीं कहीं आती है लेकिन हमारे काम नहीं आती, कभी कभी आ सकती है। देखो जो लिखा है याद आपको लगभग सब कुछ करना होता है, लेकिन कुछ चीज़ों के गो थ्रू जाएंगे, कभी थोड़ा बहुत दिमाग में आएगा, ध्यान आ जाएगा, कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें तो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, उसके बिना नहीं सरेगा। सीधी और साफ चीज़, समझ में आ रही है बात? तो जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ वो तो याद होना ही चाहिए। तो याद हो गया भी नेसेंट हाइड्रोजन निकालने के प्रोसेस। Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। नेसेंट हाइड्रोजन की एनर्जी भी होती है इसकी कुछ ना कुछ। अब आगे देखते हैं एडजॉर्ब्ड और ओकल्टेड हाइड्रोजन। अब ये क्या चीज होती है? ये इनसे भी अलग है ना?
बनाना भाई, ये याद रख लेना है ना। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज मोर। यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन पट्टी दिखा रखी इन्होंने, मेटल है, मेटल के चारों तरफ ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डाल रखी है ना। तो ये हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मोर जहां होती है। एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ मेटल। सरफेस, मेटल के सरफेस के ऊपर अगर मेटल ने हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में डिफरेंस पता है आप लोगों को? ए बी से शुरू होता है एक एब्जॉर्ब, एक ए डी से, ये डी वाला है ए डी। फर्क पता है किसी को? कोई बता सकता है? तो गैस वैस मार दो, अकड़ बकड़ बम्बे को कुछ तो बताओ। सर वो उसकी लेयर बना देता है पर उसके अंदर नहीं जाता, ऐसा कुछ पता हाँ, है। कुछ कुछ वैसा सा ही होता है। चलो, एब्जॉर्ब का मतलब होता है जैसे अब मान लो आप लोगों ने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, नाम निकल गया मेरे दिमाग से, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रबर टाइप में क्या होता है, स्पंज। यस, स्पंज। स्पंज देखा है सबने? यस सर। स्पंज Yes, को पानी पानी में डाल दो, स्पंज के अंदर भी पानी भर जाएगा और बाहर भी होगा। यस। yes, sir. जब पानी अंदर तक चला जाए, जब पानी अंदर तक चला जाए उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब। बी वाला, बी फॉर बॉल वाला, एब्जॉर्ब कर लिया। आप लोग अपनी फिंगर पानी में डालिए, वापस निकाल लीजिए, आपकी फिंगर गीली हो जाएगी। यस। Yes, sir. क्या इसके अंदर पानी घुस जाएगा क्या? No, नो sir. सर। इसको बोलते हैं ऊपर की लेयर में चिपक जाए कोई चीज लेकिन अंदर ना घुसे, उसको बोलते हैं एडजॉर्ब। एडजॉर्ब होना। क्या दोनों काम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। अपने हाथ को 4 घंटे पानी के अंदर डाल के रखिएगा, क्या होगा पता है? वो स्किन गलने लग जाएगी, इसका मतलब पानी अंदर घुस गया। यस। यस सर। Yes, sir. यानी एब्जॉर्ब हो गया और पानी बाहर हमारे हाथ पर भी चिपका है तो एडजॉर्ब भी हो गया। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों भी हो सकते हैं और कहीं कहीं सिर्फ एडजॉर्प्शन होता है। जैसे मेटल के ऊपर, मेटल की एक शीट लेते हैं हम, ठीक है, ये मेटल की एक शीट है, इस शीट के ऊपर यहाँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐसे करके चिपके हुए हैं। ये समझ में आया भाई? ये मेटल है। Yes, sir. तो मेटल के ऊपर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अगर इस तरह से चिपक जाएं तो उसको हम बोलते हैं, मैं थोड़ा इसको साफ बना देता हूं, उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ऊपर ऊपर चिपकेंगे वो बस, है ना, सिर्फ ऊपर चिपके हुए हैं, अंदर नहीं जाते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से मेटल के सरफेस के ऊपर चिपक गए और ये तो मैंने 2-4 दिखाए, ऐसे बहुत सारे होते हैं। यस, क्लियर है बेटा? Yes, यस sir. सर। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकल्डेड या फिर एडजॉर्ब्ड। अकल्शन एक वर्ड होता है, अकल्शन, ये उससे अकल्डेड बना है, अकल्शन से, ठीक है। तो कंक्लूजन देखिए, तो ये भाई एडजॉर्ब हाइड्रोजन प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस ऑफ द मेटल, ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। और याद रखना, ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड इनका इतना वीक होता है कि हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में ये बॉन्ड है ही नहीं। ये समझ में आ गया बेटा? ये यस बॉन्ड काफी वीक होता है, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इनके बीच में ये बॉन्ड ही नहीं है, लगभग ना के बराबर। तो हम इस बॉन्ड को लगभग ना के बराबर मान सकते हैं। मैं यहाँ डॉट लगा रहा हूँ, दिख रही है सबको ये डॉट? Yes, sir. यस सर। तो ये डॉट में मतलब इनका बॉन्ड लगभग टूट चुका है, तो ये भी हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन के जैसे ही है, याद रख लेना। The occlusion property of the metal adsorb any gas is called occlusion। तो occlusion देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, occlusion का मतलब property of metal to adsorb any gas is called occlusion। इसको occlusion बोलते हैं। मेटल किसी भी गैस को अपने सरफेस के ऊपर चिपका लेती है, एडजॉर्ब कर लेती है, इस प्रॉपर्टी को occlusion बोला जाता है, ठीक है। तो मैं वही वर्ड की बात कर रहा था, समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब जरा देखिए इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा, एटॉमिक हाइड्रोजन यानी कि H2, H2 एटॉमिक। नेसेंट हाइड्रोजन अकेली हाइड्रोजन है। यस। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, भाई क्या, नहीं नहीं नहीं, एटॉमिक हाइड्रोजन तो H अकेला था ना, कैसा था देखते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन, सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, हाँ भाई भाई भाई,
है ना। तो देखिए भाई एटॉमिक हाइड्रोजन भी वही था 2H वाला, ठीक है, और नेसेंट हाइड्रोजन भी वही है H वाला, लेकिन इसके बनने की प्रोसेस अलग है, ठीक है, क्लियर है। ये हाई टेम्परेचर पे बनता है। और मोलिकुलर हाइड्रोजन तो सबसे सिंपल है, मोलिक्यूल बना रहा है H2, तो भाई सबसे कम रिएक्टिव होता है मोलिकुलर हाइड्रोजन। वैसे रिएक्टिव ये भी बहुत होता है, उसको कम मत समझना। यस, क्लियर है। Yes, sir. तो नेसेंट हाइड्रोजन, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, नेसेंट हाइड्रोजन, व्हाई नेसेंट हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिंपल एटॉमिक हाइड्रोजन, बताओ, कोई बता सकता है? बहुत आसान आंसर है, सोच के देखिए, है किसके पास आंसर? देखिए मेन आंसर डिफरेंस है टेम्परेचर में। वो 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए सिंपल वाला बनाने के लिए। तो सिंपल वाला हाइड्रोजन का एटम जो 3000 से 5000 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल है, अब मैंने उसी को रिएक्शन में वाइन के अंदर सोडियम डाल दो, सोडियम रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, शराब करती है, बिल्कुल करता है, दोनों को डाल दिया, मिक्स कर दिया, नेसेंट हाइड्रोजन बन गया। ये तो लो टेम्परेचर पर बन गया, लो टेम्परेचर वाला कम रिएक्टिव होगा, ऑब्वियस है, हाई टेम्परेचर वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा गर्म है। यस, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। सो सिंपल इट इज। और हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, वो तो उसको तो भले आप रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रख लो, हाइड्रोजन गैस आपके रूम में फिर रही है, कोई चक्कर ही नहीं है, फिरती रहे थोड़ी बहुत, ये होनी कि पूरा रूम भर लो, सांस नहीं आएगा, फिर ऑक्सीजन होनी चाहिए, है ना। क्लियर है Yes. बेटा? तो इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरा एक बार इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, मैं कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो उस गधे ने बोला कि तीनों टाइप के हाइड्रोजन्स बताओ मुझे, तो मैंने दोनों बताए, मैंने तीसरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बोला, नहीं 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 नहीं, तीसरा भी हाइड्रोजन का अकेला एटम होता है, उसके बारे में बताओ। मैंने कहा यार नहीं होता, वो मान नहीं रहा था। अब बताओ, मैंने ये पढ़ रखा है, तो बताओ मैं उसको क्या कहता, समझ रहे हो? Yes, sir. अब मैं फंस गया कि मुझे पता है कि ये नहीं होता, लेकिन वो कह रहा है कि होता है, अगर मैं उसकी बात मानूं तो मेरे को एक्सप्लेन क्या करूं, घंटा करूं एक्सप्लेन, जो चीज है ही नहीं उसको क्या एक्सप्लेन कर दूं, और अगर ना मानूं तो सामने वाला बुरा मान जाएगा है ना। तो कई Yes. बार इंटरव्यू लेने वाले को भी कम पता होता है, और इंटरव्यू देने वाला बेचारा चुप रह जाता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है सर, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता समझ में आया? खुद को मूर्ख बनाना भी पड़ता है, यही दुनिया है भाई, ऐसे ही चलता है सब। आप लोग सोच लीजिए, ये मत समझना कि कुछ आता हो तो हम सब बता सकते हैं, कई बार आता हो तो भी हमें ये कहना पड़ता है कि नहीं मुझे नहीं आता, सामने वाला गलत बोल रहा है, क्या कहूँ, मुझे नहीं आता सर, आपको पता है, प्लीज एक्सप्लेन। उस गधे ने उल्टा सीधा एक्सप्लेन कर दिया मेरे को, मैंने कहा ठीक है महाराज, आप बड़े हम छोटे, बात खत्म, है ना। ऐसी चीजें भी आती हैं लाइफ में। सोचिए ऐसे इंटरव्यू वाले, मतलब उसने क्या पढ़ा होगा, मैं आज भी सोचता हूँ उस गधे ने क्या पढ़ा होगा, पता नहीं क्या पढ़ा होगा। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भाई इस तरह से, तो 2 3 4 तरह के, पता नहीं कितने तरह के बना सकते हैं। तो भाई हमने 3 तरह के हाइड्रोजन के टाइप पढ़ लिए। अब आगे एक और आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी टाइप है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन भी होते हैं भाई। अब ये क्या चीज है, ऑर्थो और पैरा? देखिए हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यस और नॉट? यस सर। Yes, sir. तो एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस ऐसे क्लॉकवाइज घूम सकता है जैसे आपकी क्लॉक घूमती है, यस सर। और यही इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो उल्टा घूम सकता है। यस सर। तो Sir. जो क्लॉकवाइज घूमता है, स्पिन स्पिन पर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, हाँ एक और, अब इसमें ऑर्थो और पैरा कौन से होते हैं वो देखिए। तो क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी, अगले की मर्जी है। तो मान लो 2 क्लॉकवाइज हाइड्रोजन मिल गए, 2 क्लॉकवाइज हाइड्रोजन मिक्स हो गए एक दूसरे के साथ, उन्होंने इंटरन्यूक्लियर बॉन्ड बना लिया, तो इसका मतलब कौन सा बनेगा, इसको ऑर्थो हाइड्रोजन बोलेंगे। मॉलिक्यूल हैविंग सेम स्पिन, प्रोटॉन इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोजन। सेम स्पिन ऑफ प्रोटॉन जिसके पास होता है वो ऑर्थो है। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. अब पैरा वाले में क्या होता है, हाइड्रोजन तो वही है लेकिन वो क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो तब भी ऑर्थो, दोनों क्लॉकवाइज तब भी ऑर्थो। मॉलिक्यूल की बात चल रही है, एटम्स की तो बात ही नहीं कर रहे। तो पैरा कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन हैविंग द अपोजिट स्पिन ऑफ द प्रोटॉन इज कॉल्ड द पैरा हाइड्रोजन। अपोजिट स्पिन ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर अब एक चीज ध्यान रखना, प्रोटॉन्स की स्पिन की बात हो रही है, मैंने इलेक्ट्रॉन बता दिया, उल्टा बता दिया मैंने। ये देखिए जरा ध्यान से, मेरा दिमाग घूम गया था। ये है प्रोटॉन न्यूक्लियस। प्रोटॉन भी अपनी एक्सिस के अलोंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, पता है ये? प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन भी घूमता रहता है। जैसे सन अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, अर्थ अपनी एक्सिस पर गोल गोल घूम रही है, वो सन के चारों तरफ भी घूम रही है और अपनी एक्सिस पर भी। इसी तरह से न्यूक्लियस भी अपनी एक्सिस के चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है। क्लियर है ये बात? Yes, sir. अब क्योंकि प्रोटॉन में एक ही न्यूक्लियस है उसका, सॉरी हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, तो एक प्रोटॉन अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमता है। अगर वो सेम दो मॉलिक्यूल्स में अगर दोनों प्रोटॉन सेम एक्सिस पर सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो हम उसको ऑर्थो बोलते हैं। और अगर वो अपोजिट घूम रहे हैं, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम उसको पैरा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. तो और तो हाइड्रोजन के अंदर देखिए स्पिन सेम होता है, दे रिपेल ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात आती है ऑर्थो और पैरा की, भाई क्योंकि सेम स्पिन है ऑर्थो हाइड्रोजन के अंदर, तो सेम स्पिन क्या करेगा, सो दे रिपेल ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ देयर रिपल्शन की वजह से इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑर्थो हाइड्रोजन इंक्रीजेस। तो ऑर्थो हाइड्रोजन की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ऑर्थो हाइड्रोजन आर मोर इंटरनल एनर्जी, तो इनकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है ऑर्थो हाइड्रोजन की, तो इनको तोड़ना आसान है। समझ में आ गया? स्टेबिलिटी ऑर्थो एंड पैरा, तो ऑर्थो और पैरा की स्टेबिलिटी देखिए। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशंस पर डिपेंड करती है। एट लो टेम्परेचर के ऊपर पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है देन ऑर्थो, ऑर्थो की बजाय। while at high temperature ortho is more stable than para। ये समझ में आ गया भाई? Yes, sir. याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं? जिनके न्यूक्लियस की प्रोटॉन की स्पिन दोनों की सेम होती है वो ऑर्थो, जिनकी अपोजिट होती है वो पैरा। सेम स्पिन होने की वजह से न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। तो हाई टेम्परेचर पर ऑर्थो वाला जो है वो स्टेबल करेगा, लो टेम्परेचर पर पैरा वाला स्टेबल करेगा। यस, क्लियर है? Yes, sir. ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? देखो बेटा, स्पिन है वो तो कैसे भी हो सकती है, तो स्पिन तो दोनों सेम भी हो सकते हैं, दो प्रोटॉन सेम स्पिन से भी घूम सकते हैं, अपोजिट से भी, तो ये तो चॉइस है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी प्रोबेबिलिटीज होंगी। अब अगर सेम स्पिन वाले हाइड्रोजन आपस में मिक्स हो गए तो वो क्या करेंगे, वो उनके सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई तो वो मतलब एक तरह से हाई टेम्परेचर पर ज्यादा स्टेबल है। अगर हमने उनका टेम्परेचर लो कर दिया तो अंदर से वो रिपेल कर रहे हैं, तो लो टेम्परेचर पर टिकेंगे नहीं बल्कि दूर हो जाएंगे जल्दी, है ना, क्योंकि टेम्परेचर लो हो रहा है और उनके सिस्टम की एनर्जी उनको ज्यादा चाहिए। और अगर लो टेम्परेचर के ऊपर अगर हम ऑर्थो की जगह पर पैरा वाले लेके आते हैं, तो पैरा वाले क्या है, उनके सिस्टम की एनर्जी कम होती है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, न्यूक्लियस अंदर वाला न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नहीं, है ना। तो उससे क्या होगा, अगर हमने और टेम्परेचर लो कर दिया तो स्टेबिलिटी को गेन करेगा, वजह ये है। लेकिन ये नेचुरल है, सारी प्रोबेबिलिटीज सारी संभावनाएं लगाई जाती हैं। आप एक चीज बनाते हो ना, एक मान लो आपने कोई भी एक चीज बना दी, तो उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों तरह के पहलू होते हैं, है ना, एक चीज के पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होते हैं दोनों, तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ। क्लियर है बेटा? यस सर। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ऑर्थो 75% होएगा और पैरा 25%, और -253 डिग्री सेल्सियस या 20 केल्विन कहिए, ऑर्थो 0 हो जाता है, पैरा 100% होता है। समझ में आ गया अभी? -20 केल्विन के ऊपर पैरा 100% होता है, 100% पैरा, याद रख लेना। ऑर्थो खत्म तो पैरा वाला ज्यादा स्टेबल, यानी कि अपोजिट स्पिन वाला। ऑर्थो मतलब सेम स्पिन और पैरा मतलब अपोजिट स्पिन, यहीं से याद कर सकते हो, पैरा मतलब अपोजिट स्पिन।
क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये अब आपको याद रखना है अच्छे से कि ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन्स क्या है, इसको भी रट लेना। अपोजिट स्पिन पैरा, और किसकी स्पिन अपोजिट होती है? प्रोटॉन की। प्रोटॉन की स्पिन अपोजिट होती है, याद रख लेना। प्रोटॉन की स्पिन, ना कि इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हाइड्रोजन्स के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन वो मतलब कह सकते हैं इतने इफेक्टिव नहीं है। इंपॉर्टेंट नोट, we can obtain 100% pure para hydrogen at a low temperature, but we cannot ortho, because at high temperature para hydrogen will dissociate into atomic hydrogen। तो भाई ऑर्थो को हम नहीं गेट कर सकते, मतलब 100% आप क्या कर सकते हो, पैरा को गेट कर सकते हो लो टेम्परेचर पर, बट कैन नॉट ऑर्थो बिकॉज एट हाई टेम्परेचर। ऑर्थो को नहीं गेट कर सकते आप हाई टेम्परेचर के ऊपर। पैरा हाइड्रोजन विल डिसोशिएट इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन जो है वो डिसोशिएट हो जाती है, ऑर्थो भी डिसोशिएट हो जाती है, पैरा भी डिसोशिएट हो जाती है। क्लियर है? तो भाई सिर्फ लो टेम्परेचर पर गेट कर सकते हैं, लो टेम्परेचर पर सिर्फ पैरा वाला रहता है, ऑर्थो वाला रहता ही नहीं है, तो इस वजह उसी को सिर्फ गेट किया जाता है। हाई टेम्परेचर पर 100% आप पैरा नहीं गेट कर, ऑर्थो नहीं गेट कर सकते। जिसे कहना तो चाहिए था कि कैन नॉट ऑर्थो बिकॉज एट हाई टेम्परेचर, यहाँ ऑर्थो आना चाहिए था, ऑर्थो। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, ऑर्थो हाइड्रोजन will dissociate into atomic hydrogen। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन differ only in the physical property but have same chemical। तो इनकी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन की तरह ही ट्रीट करते हैं। हम जितना भी पानी गटकते हैं उसमें भी हाइड्रोजन होती हैं, उनके न्यूक्लियस भी उल्टे सीधे घूम रहे होते हैं, हमारी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात? यस सर। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसा होता है। हमारी बॉडी में 70% पानी होता है। कितना पानी होता है भाई, पता है किसी को? 60 से 70% बॉडी के अंदर पानी भरा हुआ है। पानी 60 से 70, नहीं पता क्या? सर पता है। पता है ना, बिल्कुल बोला करो बेटा। फिर बस मतलब डिपेंड, आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा बहुत बोलते रहिए, मुझे भी थोड़ा बढ़िया लगेगा ना, है ना, कि आप लोग बोल रहे हैं। चलिए, वर्ड विद कंसर्न टीम। आई हैव ए वर्ड विद कंसर्न टीम, इसका क्या मीनिंग होता है भाई? आई हैव ए वर्ड विद कंसर्न टीम, मेरे पास एक शब्द है कंसर्न टीम के लिए, मेरे पास कुछ चीजें, कुछ बातें हैं कंसर्न टीम के लिए, दैट इज द मीनिंग। ठीक है? क्लियर है? यस। 12 सितंबर 1897 क्या था भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए सारा थ्योरेटिकल आपको समझ में आ गया। मेथड ऑफ प्रेपरेशन, तो प्रेपरेशन कैसे किया जाता है भाई? हाइड्रोजन को कैसे बनाते हैं? यहाँ पे ऑर्थो पैरा मत सोच लेना, हाइड्रोजन को कैसे बनाते हैं? हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, आयरन को H2SO4 से रिएक्शन करवाओ, हाइड्रोजन लिबरेट होगी। किसी भी मेटल को एसिड से लिबरेट करवा देंगे तो हाइड्रोजन लिबरेट होती है। डाइल्यूट वाला है ये, लेकिन कॉपर के साथ नहीं होती। अब ये चीज ना जिसके साथ नहीं होती, 10th में आपने किया होगा कि मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या करती हैं, और सॉरी एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करती हैं, बट कॉपर के साथ H2SO4 ऐसा नहीं करता, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं है ना। लैब प्रेपरेशन, लैब में कैसे बनाए? जिंक को H2SO4 डाइल्यूट, इम्प्योर जिंक डाइल्यूट H2SO4 ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बनेगा। दैट्स इट, सिंपल है, बहुत सिंपल है इसको बनाना। क्लियर है बेटा? यस सर। जिंक की रिएक्शन, अगर जिंक की रिएक्शन H2SO4 से करवा दो तो हाइड्रोजन बन जाएगी, और जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड से करवा दो तो क्या बनता है? लाफिंग गैस N2O, सुना है? N2O लाफिंग गैस होती है। यस सर। उसको 2 से 3 मिनट तक लगातार सूंघते रहोगे तब जाके हंसी आना शुरू होती है। समझ में आया? उसके बैलून भर लो कम से कम 10-12, और 10-12 बैलून्स को खा जाओ, उस हवा को खा जाओ या सूंघ लो। ऐसे नोज से सूंघोगे ज्यादा असर करती है। वैसे
पेट में खा जाओगे तो भी ठीक है, असर करेगी। 10-12 बैलून, उसके बाद में जाके हंसी आती है। कुछ बच्चे, मैंने लैब में प्रिपरेशन किया इसको, जिंक को डाला डाइल्यूट HNO3 में तो कलरलेस गैस निकलती है। अगर कंसंट्रेटेड में डालोगे तो ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, NO2, वो पॉइजनस होती है, ब्राउन नहीं, कलरलेस, व्हाइट कलर की वो गैस निकली। बच्चा सूंघ रहा है, कह रहा है सर मेरे को हंसी नहीं आ रही। मैं कहा गधे, हंसी ऐसे थोड़ा आएगी बहुत सारी सूंघनी पड़ेगी, है ना। तो उसको तो लग रहा बस एक बार ऐसे कर लिया और बस हो गया काम, ऐसे नहीं होता, ये याद रख लेना। तो भाई ये सिंपल सी रिएक्शन है ना, बहुत आसान है। व्हाई वी यूज इम्प्योर जिंक, हम इम्प्योर जिंक क्यों यूज करते हैं? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन विद प्योर जिंक इज वेरी स्लो। प्योर जिंक के साथ रिएक्शन का रेट स्लो होता है, धीरे धीरे बनती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इम्प्योर जिंक को यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट देखिए, बाय एल्कलीज, बेस से भी आप हाइड्रोजन को बना सकते हैं। बेस से कैसे? ओनली बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, पीबी, लेड, SI, सिलिकॉन, ये एम्फोटेरिक मेटल जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करती हैं उनको एम्फोटेरिक बोलते हैं। एसिड के साथ जो मेटल बेस की तरह बिहेव करे, बेस के साथ जो मेटल एसिड की तरह बिहेव करे, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वर्ड का मतलब समझ में आ गया? एसिड के साथ बेस बन जाता है, बेस के साथ एसिड बन जाता है। क्लियर है बेटा? यस सर। है ना। तो एम्फोटेरिक इन नेचर जो है वो इस तरह से वर्कआउट करता है, एम्फोटेरिक नेचर। तो अब आगे देखते हैं, रिएक्ट विद बॉइलिंग NaOH एंड KOH। ये मेटल, सिर्फ ये वाली मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स जो भी है, ये NaOH और KOH के साथ रिएक्शन करती हैं, दे इवॉल्व हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन निकालती हैं। जिंक NaOH के साथ हाइड्रोजन निकालता है, बिल्कुल सही है। जिंक सोडियम जिंकेट बनता है। आगे एल्यूमिनियम ऐसा करता है, बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। टिन ऐसा करता है, बिल्कुल ऐसा होता है, टिन सोडियम स्टेनेट बनाता है। उसके बाद पीबी ऐसा करता है, बिल्कुल पीबी से भी हाइड्रोजन निकलेगी। ये बाई प्रोडक्ट सबके याद कर लेना आप। तो ये रिएक्शन से एक बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और लिख कर देख लेना। एक बार बस नोटबुक में लिख कर देख लो, इतना काफी है। एक रिएक्शन याद कर लेना ऐसी, जिससे आप एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकें, ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? गो थ्रू दीज, एक बार याद कीजिए और फटाफट लिख लीजिए, बस इतना काफी है ना। यस। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम वाटर, वाटर से भी हाइड्रोजन निकाली जा सकती है बहुत आसानी से। जिंक को पानी के साथ रिएक्शन करवा दो। अब जिंक की रिएक्शन हमने पहले याद की थी, जिंक क्या है, एसिड के साथ रिएक्शन करके ऐसा कर सकता है, तो पानी भी यहाँ एसिडिक बिहेव करता है और हाइड्रोजन लिबरेट होती है। ऑल मेटल्स विद विच आर प्लेस्ड अबव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जो ऊपर है ना जितनी भी मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज में आपने 10th में याद की थी, याद है? यस सर। व्हेन रिएक्ट विद, वो था ना, कालू राम का माली आलू जरा फीके पकाता है। यस सर। फीके पकाता है, हाँ वही वाली, वही है ना, सब याद करते हो ना वैसे। तो वो जो थी उसके अंदर वो कह रहा है कि हाइड्रोजन से जितनी मेटल ऊपर आ रही है ना वो सब रिएक्शन करती है, सब हाइड्रोजन लिबरेट करती है, बात ही खत्म। 3 टाइप ऑफ वाटर इज यूज, 3 टाइप ऑफ वाटर, 3 तरह का पानी यूज किया जा सकता है जिंक के साथ में। देखिए, कोल्ड वाटर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हॉट वाटर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और तीसरा होता है स्टीम। अब ये स्टीम का क्या मतलब है भाई? पानी गर्म नहीं है बल्कि भाप बन चुका है। समझ में आ गया? है तो पानी पर भाप बन चुका है, तो इसको हम बोलते हैं कि हम कह सकते हैं कोल्ड वाटर, ओ सॉरी स्टीम बोलते हैं उसको। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते। क्या कह रहे हो बेटा? सब क्लियर है। सॉरी मुझे समझ नहीं आया, जल्दी बताइए दोबारा। कुछ कह रहे हो क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो देखिए, कोल्ड वाटर के साथ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर इज 7 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। यूज टू हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज करते हैं इसको, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम, पोटेशियम, बैरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम मींस एल्कली मेटल ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये वाली हाईली रिएक्टिव। क्योंकि अगर ज्यादा गर्म पानी यूज करेंगे तो धमाके हो जाएंगे, धड़ूम धड़ाम। ठीक है, आपको ये पता है ना, सोडियम को मेटल को पानी में डालो तो आग लग जाती है। सोडियम मेटल पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गर्म होती है, तत्ती तत्ती हाइड्रोजन बाहर निकलती है, और वो गर्म हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टच में आते ही
दुडुम, है ना। तो आज हमने बम बनाना सीखा, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बम आप अपने घर में ही बना सकते हो, लेकिन सोडियम कहाँ से लाओगे, है ना। सोडियम लैब से ले आओगे, है ना। चलो एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था उल्लू, बीएससी में पढ़ते थे हम, बीएससी पता नहीं फर्स्ट या सेकंड ईयर की बात है। तो पता है वो लैब से, कॉलेज से छोटा सा सोडियम और फिल्टर पेपर होता है ना, फिल्टर पेपर में लपेट के जेब में डाल के ले आया। कहता मैं घर पे दिखाऊंगा आग लगा के पानी में। मैंने कहा उल्लू ये ठीक नहीं है, ये मेटल अच्छी नहीं होती है, इनको हाथ वाथ लगाने पर, मैं कहा हमारे हाथों में भी वो होती है, पसीना आता है, पानी निकलता है, और मैं कहा गर्मी फील करेगा, हमारे हाथ को भी जला देगा, बहुत गंदी वाली जलन देगा ये। कहता नहीं नहीं मैंने सही कर लिया। मैंने कहा ठीक है भाई, उल्लू है तो हम क्या कर सकते हैं, है ही उल्लू, है ना। तो हुआ क्या पता है, उसके बाद पसीने आए, उसको जेब में डाल रखा था, पसीने आए और उसके पैर में वो जहां पर थाई होती है वहां पर उसको जलन हो रही, थोड़ी 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 थोड़ी, ठीक है। अब मेरे को कह रहा है यार पता नहीं मेरे को क्या जल रहा है, उसको दबा रहा है वो, और पता नहीं क्या जल रहा है। घर तक पहुंच गया, घर जाके जब उसे पता लगा कि ये सोडियम था और ये पिघल गया इसके अंदर ही, और पानी में तो अब पानी तो पसीने से ही भीग गया है जेब की वजह से, और उसके बाद उसके वहां पर रेड कलर का वो बहुत बड़ा सा छाला हो गया, और उसके बाद वो ब्लैक भी हुआ, कई दिन में ठीक हुआ। समझ में आया, यस सर। है ना। तो कुछ ऐसा होता है बेटा एक्चुअल में, अगर हम मतलब मूर्खता करें तो, ठीक है। तो याद रखिएगा दैट इज नॉट द गुड थिंग कि हम ऐसा कोई काम करें बिना किसी के नॉलेज के। हमेशा याद रखना हमें नॉलेज के साथ ही काम करना होगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सोडियम बहुत खतरनाक चीज़ है, लैब में ऐसे पंगे नहीं लेने चाहिए, पर बच्चे मानते नहीं, कई बार मूर्खता करते हैं। तो सोडियम देखिए वाटर के साथ रिएक्शन करके सीधा हाइड्रोजन लिबरेट करता है भाई, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या करती है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाती है फिर से, और धमाके के साथ वाटर बनाती है, ठीक है। ये होता है, प्लस NaOH भी बनाता है सोडियम, ठीक है। और इसने सोडियम और मरकरी का अमलगम यूज किया है, अमलगम, प्योर सोडियम नहीं यूज किया। द रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल आर विग्रस टू मिनिमम द रेट ऑफ रिएक्शन, द मेटल आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अमलगम। मेटल को अमलगम के फॉर्म में यूज किया जाता है, सीधा यूज करेंगे तो विग्रस का मतलब है बहुत ज्यादा तेज होती है, तो अमलगम यूज करेंगे। अमलगम मतलब, अमलगम क्या होता है, जब भी मरकरी को किसी मेटल के साथ में मिला के एलॉय बनाते हैं, मरकरी और मेटल को, मरकरी भी मेटल है लेकिन मरकरी के साथ किसी दूसरी मेटल को मिक्स कर देते हैं, तो लिक्विड मरकरी अब सॉलिड हो जाती है, इसको बोलते हैं अमलगम। यस, क्लियर है? यस सर। तो ये अमलगम होता है भाई, सीधा साफ। देखिए हॉट वाटर के साथ क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर मतलब 25 से 90 डिग्री सेल्सियस, सो तो नहीं करेंगे। दिस वाटर इज यूज्ड टू रिएक्टिव मेटल, यूज फॉर रिएक्टिव मेटल सच एज, तो देखो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और जिंक और क्रोमियम के साथ ये वाटर को यूज करते हैं। रिएक्टिव मतलब लेस रिएक्टिव, वो हाईली रिएक्टिव, ये रिएक्टिव, और तीसरा आएगा वेरी लेस रिएक्टिव, तो इनके साथ स्टीम यूज करते हैं। मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर होता है, और इसमें कौन सी मेटल, लोहे के साथ अगर आप रिएक्शन करवा के पानी की और हाइड्रोजन लिबरेट करना चाहते हैं, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, इनके साथ, तो भाई ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो कोल्ड वाटर के साथ वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसके साथ इंटरमीडिएट है, हॉट के साथ, स्टीम के साथ वेरी लेस रिएक्टिव, बकवास, ठीक है, ठीक है। बेस्ट यील्ड ऑफ हाइड्रोजन कंडीशंस, समझ में आ गया? अभी सिंपल है, बस पढ़ा और याद हो गया, मुझे लगता है इसमें कुछ खास है ना। फिर भी आपको एक बार तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, ये मत समझना कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन से पहले पहले कवर करेंगे, टाइम देखें क्या हुआ है, ठीक है, या ज्यादा हो रहा है, जल्दी बताइए मुझे। इतना काफी है, कितने पेज हो गए इसके फ्रॉम वाटर, ठीक है। हम 6ठे पेज पर हैं, और देखो भाई 19 पेज हैं टोटल इस लेसन के, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 दिन में लेसन कवर हो जाएगा। यस, तो बताओ इतना काफी है या ये वाला पेज पढ़ा दूं, 7th वाला पढ़ा दूं? ठीक है, बस नीचे तक फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले पहले करेंगे। तो देखो भाई ऑन आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड क्या होते हैं भाई, ऑब्वियस है हाइड्राइड जब मेटल के साथ H नेगेटिव जुड़ेगा तो हाइड्राइड हो जाएगा। जैसे कैल्शियम के साथ, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 OH नेगेटिव, 2 H नेगेटिव, 1 कैल्शियम जो 2 पॉजिटिव होता है उसके साथ जुड़ जाते हैं, आयनिक हाइड्राइड, आयनिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड है आयनिक बॉन्ड से। व्हेनेवर
आयनिक हाइड्राइड रिएक्ट विद वाटर देन हाइड्रोजन फॉर्म। तो अगर आयनिक हाइड्राइड भी पानी के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्राइड भी कर सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम और बोरोन लगा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन देता है, ये डायरेक्ट हाइड्रोजन देता है, याद रखना। सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, वो H नेगेटिव देता है, ठीक है, कोई H नेगेटिव देता है, कोई H2 देता है, सबका अलग अलग सिस्टम है। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो ये इस तरह से भी हाइड्रोजन बनाई जा सकती है, याद रखना, एक बार लिख के जरूर देखना रिएक्शंस को, बस एक बार, और इतने में हो गया, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। मेथड ऑफ प्रिपेयर प्योर हाइड्रोजन, अब ये सब तो बकवास हाइड्रोजन थी, इसमें प्योरिटी शायद कम हो, है ना, बिल्कुल प्योर बनानी। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दो, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल, प्रिपेयर द वी यूज इम्प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर यूज करते हैं, हैविंग 15 से 20% सॉल्यूशन ऑफ एल्कली और एसिड, इसमें एसिड डाल देते हैं पानी में थोड़ा सा, या बेस, एल्कली बोले तो बेस, एसिड या बेस, क्यों? ताकि रिएक्टिविटी बढ़ जाए। प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस में ज्यादा जोर लगता है, ज्यादा, बहुत ज्यादा। और अगर रहोडियम यूज कर लो तो RH एक मेटल है, रहोडियम, अगर वो यूज करें तो वो कैटलिस्ट का काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, याद रख लेना, रहोडियम कैटलिस्ट का काम करती है। तो अगर हम कहें कि हम कोई एसिड या बेस डालते हैं जो हवा में उड़ता ना, और रोडियम यूज कर लें, तो इसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी देने पर हाइड्रोजन निकलेगी, उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ फिर से मिक्स कर दें तो ब्लास्ट होगा। मतलब गाड़ी की टैंकी में, ऑयल वाली टैंकी में पानी डालिए, बीच में एक कैटालिटिक कन्वर्टर डालिए जो पानी को इलेक्ट्रिसिटी यूज करके बैटरी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करे, और वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिर से जाए इंजन में, और वहां पर स्पार्क प्लग से स्पार्क होते ही धुडुम धमाका हो और इंजन चलना शुरू हो जाए। इस तरह से पानी से गाड़ी चलाई जा सकती है, तो वो हाइड्रोजन होगा। क्लियर है? लेकिन इसका ऐसे इंजन बनाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, क्योंकि हाइड्रोजन काफी हाईली रिएक्टिव होती है, तो बिल्कुल ये मतलब कहीं खराब भी ना हो, ये भी ना हो, वो भी ना हो, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, लीक ना हो जाए, एनवायरनमेंट को खराब करेगी, कहीं बाहर काफी सारी लीक होगी, जैसे गैस लीक हो जाती है तो वो भी डालना पड़ेगा कुछ, है ना। फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी जुगाड़ करना पड़ेगा, और उस इंजन का भी काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इंजीनियरिंग में शायद आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ेंगे कि इंजन में काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हाइड्रोजन इंजन इतने आसान नहीं है। बट मैंने सुना है कि आजकल वो बनने लग गए, मुझे प्योर नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मैं नहीं कहूंगा कि बन ही गया, लेकिन मैंने सुना है, तो आप मान सकते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा किया जा सकता है। तो इसके अंदर एल्कली बेस डाल के, तो देखो पानी को H और OH में कन्वर्ट होता है पहले, फिर ये पानी इस फॉर्म में होता है हमेशा, याद रख लेना, पानी हमेशा इस फॉर्म में होता है, यानी पानी में हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में होता है पानी, अपने आप टूटता है पानी, याद रखना, लेकिन बहुत कम अमाउंट में टूटता है। 1 लीटर में यूं समझ लो 10-20 मोलिक्यूल टूट गए, या 500-700 मोलिक्यूल, मतलब 0.0001 ग्राम 1 लीटर, मतलब 1000 ग्राम में 0.00001 ग्राम अगर टूट गया पानी, तो वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाएगा। यस, क्लियर है? यस सर। और हम जो पीते हैं ना पानी, वो भी H और OH बनाता है, वो भी बनाता है, हमारी बॉडी में भी रहता है वो, 1000 में से 1 कोई कह सकते हैं, है ना। खैर उसकी कैलकुलेशन परफेक्टली आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ चुके हैं शायद, H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में रहता है और OH नेगेटिव आयन की फॉर्म में होता है पानी, पता है ना। और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁷ इतने मोल होती है 1 मोल में, पता है क्या? यस सर। है ना, इतना मोल 1 लीटर में, सॉरी इतना मोल 10⁻⁷ मोल होती है 1 लीटर में। तो ये हमने किया था, इससे आप मोलिक्यूल निकाल सकते हैं कि कितने होते हैं। अब H और OH में टूट सकता है, तो देखो कैथोड पर क्या बनता है, हमने ये 4 मोलिक्यूल लिए थे ताकि बैलेंस रिएक्शन कर सके। कैथोड पर क्या बनता है, हाइड्रोजन लिबरेट होती है कैथोड पर, हमने सबसे पहले पढ़ा था, है ना, एल्कली मेटल की तरह। फिर एनोड पर क्या लिबरेट होगा, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन लिबरेट होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है और 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। क्लियर है भाई? ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ये रिएक्शन जरूर याद रखना बेटा, आगे काम आएगी। SO4 2 negative and K positive ion present in acid or alkali does not move toward anode or cathode, ये मूव नहीं होते। H2SO4 का SO4 2 नेगेटिव और KOH का OH तो है ही वैसा, तो K पॉजिटिव आयन, ये मूव नहीं होते। क्यों नहीं होते मूव? एनोड या कैथोड की तरफ, ये भी तो मूव हो सकते हैं ना,
their discharge potential is higher than OH and H respectively. H पहले जाएगा, OH पहले जाएगा कैथोड या एनोड की तरफ, ठीक है, एनोड की तरफ OH जाएगा, H जाएगा कैथोड की तरफ। क्यों? क्योंकि K पॉजिटिव या SO4 नेगेटिव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या यूं कहिए कि अट्रैक्शन पावर इनको ज्यादा चाहिए, सिंपली। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. इसलिए ये खुद इलेक्ट्रोलाइज नहीं होंगे, इनमें चेंज नहीं आएगा। कहीं आप एसिड में भी चेंज आ गया तो हमने जो एसिड डाला था वो भी बदल जाएगा, बेस में चेंज आ गया वो भी बदल जाएगा, फिर बार बार एसिड बेस नया डालना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे मैग्नीशियम विद डाइल्यूट H2SO4, मैग्नीशियम की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओ तो डाइल्यूट है भाई, सीधी सी बात है, डाइल्यूट H2SO4 सीधा हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। मेटल वैसे भी एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करती है। NaH विद वाटर, ये पहले भी आ चुका है, यहाँ पे देखो हाइड्राइड जो है पानी के साथ रिएक्शन करके यही करता है, यहाँ इसने फिर से वही रिएक्शन दे दी। कितना मूर्ख बना रहा है ये, हम ऑलरेडी मूर्ख हैं और ये हमें और बना रहा है, इसको वहीं दे देता ना। फिर देखो भाई उएनो मेथड, उएनो कह सकते हैं, उएनो मेथड, ठीक है, नेमिंग मेथड है तो हम इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे क्योंकि नेम है किसी बंदे का, ठीक है। तो देखिए दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस, सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री वाले यूज करते हैं, है ना। एल्यूमिनियम KOH बेस, एल्यूमिनियम वाटर, KAlO2 प्लस हाइड्रोजन निकलती है 3। पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट होता है, ये पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट है, इसका नाम दे देगा। बिकॉज बाय दिस रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर हाइड्रोजन इन ए रैपिड मैनर, बहुत जल्दी, मैनर नहीं है ये मैनर है, नहीं बनेगा है ना, नहीं बनेगा, चलो मान लेना इसको, ठीक है। तो ये रैपिड मैनर की तरह हाइड्रोजन जो है वो रैपिडली बहुत जल्दी बनाई जा सकती है इस मेथड में, ठीक है भाई। तो एल्यूमिनियम को KOH और पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सीधी सी बात। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब देखो भाई ये तो थे हमारे लैब लूब में हल्का फुल्का बना रहे हैं। कमर्शियली जब हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन चाहिए, कमर्शियली मतलब इंडस्ट्रियल, जो फैक्ट्रियां होती है ना वो लगातार बनाती रहती हैं, क्योंकि उनको तो यूज करना, प्रोडक्शन करना बहुत सारा, किसी चीज में यूज हो रही है हाइड्रोजन, तो वो कैसे बनाते हैं उनका देखते हैं। लेन प्रोसेस, पोस्ट प्रोसेस और नेचुरल गैस, 3 तरह से। लेन प्रोसेस क्या है? स्टीम को, देखिए पानी, स्टीम को ओवर हॉट आयरन टू कन्वर्ट इट Fe3O4 एंड हाइड्रोजन, आयरन के साथ स्टीम, अभी हमने पढ़ी दी है, हॉट आयरन गर्म आयरन है और स्टीम है, स्टीम भी गर्म होती है, हाइड्रोजन डायरेक्टली लिबरेट होती है और ये Fe3O4 बनाता है। Fe3O4 हमने पढ़ा था Fe2O FeO और यस सर, Fe2O3 का मिक्सचर होता है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं होता Fe3O4, वो मिक्सचर होता है 2 का, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो आयरन इज रीजनरेट, अब आयरन तो खराब हो गया हमारा, जंग लग गया, जंग लगा हुआ लोहा होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद उसको रीजनरेट भी करते हैं इनटू आयरन बाय वाटर गैस। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को बोलते हैं भाई। अब ये रट्टा मार लेना, एक वाटर गैस होता है, एक सिंथेसिस गैस होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को सिन गैस बोलते हैं, सिंथेसिस गैस, क्लियर है सबको? तो इसको याद रख लेना, वाटर गैस है। तो वाटर गैस के साथ अगर आयरन ऑक्साइड को रिएक्शन करवाते तो हमारे पास वाटर बनेगा और आयरन अलग हो जाएगा, फिर से आयरन अलग। अब या फिर Fe3O4, दो क्यों दिखा रही है? अच्छा उसको बैलेंस कर रहा है, ऊपर 4 2 लगा रखा, नीचे 2 से, हे भगवान, सीधा नीचे वाली रिएक्शन याद कर लो, ऊपर वाली रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं। क्लियर है बेटा? एक ही बात है, वो बैलेंसिंग ऊपर डबल से मल्टीप्लाई कर रखी, बस और कुछ नहीं कर रहा। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार होता रहता है। नेक्स्ट देखिए बोस प्रोसेस। बोस्ट के आजकल गियर्स आते हैं, बहुत सारी ड्रिल मशीन्स आती हैं ना, इस तरह की चीजें आती हैं, वो बोस्ट कंपनी वाला बोस्ट चाहिए। इन दिस प्रोसेस इनिशियली स्टीम इज पास्ड ओवर द रेड हॉट कोक मतलब कार्बन, रेड हॉट कोक, देन वाटर गैस इज फॉर्म, तो वाटर गैस बनाई जाती है। तो देखो भाई वाटर गैस को कैसे बनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन प्लस वाटर को रिएक्शन करवा के कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाई जाती है। क्लियर है बेटा? यस सर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इससे वाटर गैस बन रही है, वाटर गैस की फॉर्मेशन, और वाटर गैस CO+H2 होती है।
Then the gas is mixed, the water gas is mixed with more stem in the presence of Fe3, Fe2O3, and chromium trioxide हो सकता है. Then carbon monoxide will convert into oxygen and we can obtain more hydrogen. तो सीधी सी बात है भाई, ये वाटर गैस को मिक्स करते हैं विद मोर स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ, स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं. तो ये वाटर गैस है, ये जो है ये स्टीम है, स्टेम नहीं है, स्टीम. चलो मैं यही लिख देता हूँ, स्टीम प्लस इनकी प्रेजेंस में, तो ये कैटलिस्ट का काम करेंगे इन दोनों में से. ये यहां डाल रहा हूं. क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये कैटलिस्ट का काम करते हैं और इस तरह से भी हाइड्रोजन बना सकते हो. तो देखो वाटर गैस कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं. फिर नेचुरल गैस, नेचुरल गैस से आप इसे बना सकते हैं फ्रॉम नेचुरल गैस. नेचुरल गैस क्या होती है भाई? CnH2n+2. नेचुरल गैस वही है, CNG होती है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. पता है व्हीकल्स में यूज होती है. Yes, sir. में तो सभी ऑटो उसी से चलते हैं, CNG से. पता होगा सबको. Yes, sir. Yes, sir. घरों में जो यूज होती है वो होती है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. पेट्रोलियम के ऊपर मिलती है जो, और पेट्रोलियम के अंदर से निकलती है जो. और पेट्रोलियम के जो ऊपर प्योर गैस मिलती है उसको नेचुरल गैस बोलते हैं. उसका फॉर्मूला, उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, बहुत सारे होते हैं. तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं, वो एल्केन की तरह काम करते हैं. उसको हम एल्केन कह सकते हैं. बहुत सारे मिक्सचर होता है उन गैसेस का, तो इसलिए उसका जनरल फॉर्मूला दिया है CnH2n+2. इस फॉर्मूले को याद रख लेना, ये एल्केन का फॉर्मूला है. ये एल्केन का फॉर्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, इसके ऊपर डिटेल लेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है बेटा? Okay, sir. प्लस एन वाटर. तो देखो भाई सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गई, NCO. मतलब जितने भी हम कार्बन की चेन लेंगे ना, जितनी भी बड़ी कार्बन की चेन होगी उतने ही N वाटर लेंगे, उतने ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे और डबल से एक ज्यादा हाइड्रोजन बनेगा. ये है हमारा नेचुरल गैस से बनाने का तरीका. समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, ma'am. That's all for the today's lecture guys. आज के लिए इतना ही था. मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, सिर्फ थ्योरेटिकल था आपका सारा सिस्टम, है ना. तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ. आपको कोई डाउट है तो बताइए.